सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यूट्यूबर प्रीत मनी जी का, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज स्टार्ट करते हैं कि जो कोरोना वायरस का फीवर है और नॉर्मल फीवर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल फीवर वो एक डेंगू फीवर भी हो सकता है, टाइफॉइड फीवर भी हो सकता है, चिकनगुनिया फीवर भी हो सकता है, और जो हम डिफरेंस करेंगे इन तीनों में से ही डिफरेंस करेंगे। देखो, जो डेंगू का फीवर है उसमें तो आपको जब फीवर होता है आपका बदन टूटने लगता है, जॉइंट पेन होती है। ऐसे चिकनगुनिया में भी जॉइंट पेन होती है, और साथ में आपको दस्त लग सकते हैं, और आपको उल्टी आने का खतरा होता है। और उसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेटलेट्स, वो बहुत जल्दी से गिरते हैं। तो उसको ट्रांसफ्यूज करने के लिए जहाँ तो एफेरेसिस प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, और जहाँ हमारे को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। इसी तरह एक टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर जो होता है ज़्यादातर उसमें गलत पानी, जो हम फिल्टर पानी नहीं पीते, उसके कारण हो सकता है, मतलब फीको ओरल रूट से आता है। तो उसमें भी लगभग सिम्टम्स आपको फीवर आता है, लो ग्रेड टू हाई ग्रेड फीवर भी रह सकता है, और दस्त लग जाते हैं उसमें भी। सो दोनों में डायग्नोस जब करते हैं उसमें बेसिकली डेंगू में आपको डेंगू का एंटीजन देखा जाता है। तो एंटीजन आपको सीरो सर्वेलेंस करते हैं तो आपको उसमें एंटीजन डिटेक्ट हो जाता है, डेंगू का एंटीजन डिटेक्ट हो जाता है। ऐसे ही टाइफाइड जो है उसमें भी आपको जहाँ ब्लड कल्चर कर सकते हो, जहाँ विडाल टेस्ट है, जो ब्लड कल्चर पहले हफ्ते में पॉजिटिव आता है, जो विडाल टेस्ट है वो दूसरे हफ्ते में भी पॉजिटिव आता है। तो इसके कारण आपको जरूर डिटेक्ट किया जा सकता है। अब बात आती है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 सिम्टम हैं। सबसे पहले है आपको फीवर होता है, लो ग्रेड टू हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, साथ से जो इरिटेशन होती है और सोर थ्रोट होता है, गला जो आपको खराश आती है और सूखी खांसी आती है, वो एक सिम्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जो हमारे को थकावट होती है, माइल्जेस होते हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। उसमें अभी हाल ही में नए सिम्टम्स भी आपको देख सकते हो कि जो डेल्टा वेरिएंट में खासकर आपको मिले हैं। पहले अल्फा वेरिएंट में वो नहीं थे। जैसे आपको ऊपर स्टार्ट करो, सिर से स्टार्ट करते हैं तो हेडेक होती है, आपको सदर्द होता है, आपको चक्कर आते हैं, साथ में आंखों में आपको कंजक्टिवाइटिस, जो व्हाइट पुतली है उसमें आपको हरा, आपको बिल्कुल रेड दिखता है। तो मतलब कंजक्टिवाइटिस जैसा होता है। लो ग्रेड टू हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। साथ से जो इरिटेशन होती है और सोर थ्रोट होता है, गला जो आपको खराश आती है और सूखी खांसी आती है, वो एक सिम्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जो हमारे को थकावट होती है, माइल्जेस होते हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। उसमें अभी हाल ही में नए सिम्टम्स भी आपको देख सकते हो कि जो डेल्टा वेरिएंट में खासकर आपको मिले हैं। पहले अल्फा वेरिएंट में वो नहीं थे। जैसे आपको ऊपर स्टार्ट करो, सिर से स्टार्ट करते हैं तो हेडेक होती है, आपको सदर्द होता है, आपको चक्कर आते हैं, साथ में आंखों में आपको कंजक्टिवाइटिस, जो व्हाइट पुतली है उसमें आपको हरा, आपको बिल्कुल रेड दिखता है। तो मतलब कंजक्टिवाइटिस जैसे सिम्टम आते हैं। और चीक्स पे आपको डिस्कलरेशन हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं। आपके जो नाखून है उसमें जो फिंगर्स हैं उसमें ब्लैकनिंग भी, डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स भी देखा गया है। तो ये भी एक सिम्टम है। आपको उल्टी आ सकती है, आपको दस्त लग सकते हैं, आपको पेट दर्द हो सकता है। तो ये सिम्टम सारे हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम। जो सीवियर सिम्टम्स हैं, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, उसमें आपकी हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है, आप एकदम कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। ये सिम्टम सीवियर वाले सिम्टम है। तो ये सिम्टम जब देखे जाते हैं तो ये लगातार आप जो सिम्टम दिखते हैं वो कोरोना वायरस के सिम्टम हो सकते हैं। तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए? अभी तक 3 टेस्ट बने हैं। सबसे पहला टेस्ट है आपको RT-PCR करके टेस्ट आता है, वो आजकल बहुत मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है RT-PCR टेस्ट। दूसरा टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो 10 मिनट में हो जाता है, बट उसकी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, बट अगर उसका अगर वो नेगेटिव है तो ये नहीं कह सकता कि पेशेंट को कोरोना वायरस नहीं है। तो उसके लिए हम RT-PCR भी करा सकते हैं। तीसरा टेस्ट है CB नेट और ट्रू नेट।
ये टेस्ट भी मतलब आप विद इन आपकी रिपोर्ट 4 to 6 आवर्स के अंदर जनरेट हो सकती है और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 6 to 8 आवर्स के अंदर जनरेट होती है। तो इसके कारण हम कोरोना वायरस का पता लगा सकते हैं। तो लास्ट में एक और चीज बोला था, चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया का भी आप आरएनए वायरस आप दे सकते हो, एंटीजन दे सकते हो, और उसमें भी ब्रेक बोन फीवर होता है। मतलब आपके हर तरह से जो हड्डियां हैं वो बहुत दर्द करती हैं, उसमें भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। वो डेंगू और इसके सिम्टम लगभग सिमिलर होते हैं, बस एंटीजन डिटेक्शन डिफरेंट होती है। तो इसी तरह आपने देखा कि कैसे मैंने डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और कोरोना वायरस का डिफरेंट बताया, कैसे उसका फीवर आता है। धन्यवाद। अब बात आती है कि ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कैसे करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, सपोज कर किसी कोई एक केस है जहां कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, वो आपके कांटेक्ट में आया और उसने ड्रॉपलेट्स अपने उसको स्नीज किया, उसको नीच छाई, तो उसने जो ड्रॉपलेट्स है नाक से या मुंह से वो आपके पास आए, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके नेजल रूट के तरह आपको नाक में प्रवेश कर गए। तो नेजल रूट से अगर प्रवेश करता है तो वो और नेजोफेरेंस से होता हुआ हमारे ट्रेकिया और लंग्स में जा सकता है। तो एक तो ये रूट है, और दूसरा रूट कुछ पेशेंट्स में कई बार जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो हमारा पेट है, उसमें भी ये वायरस पाया जा सकता है। तो मोस्ट कॉमन रूट जो है वो है इंट्रानेजल रूट, जो हमारे स्नीज करते हैं ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो बूंद होती है, वो अगर हमारे पास गया, नाक में गया, तो वो हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। तो अब बात आती है कि अगर ये जो पेशेंट पॉजिटिव हो गया है तो उसको जनरल कंडीशन हम उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, जो घर पे भी ट्रीटमेंट होम आइसोलेशन करके, अगर क्या होम आइसोलेशन कैसे की जाती है। तो जब पेशेंट को कोविड पॉजिटिव हो गया, उसके बाद उसको सबसे पहला उसको घबराएं मत, उसको आइसोलेट कर दें, एक आइसोलेशन वाली जगह पे उसको रखें। और उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसको 3 चीजें, एक थर्मामीटर, दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर, ये अपने पास बहुत जरूरी है, ये रखना है। और उसने अपना टेम्परेचर हर 4 घंटे बाद मॉनिटर करना है, और पल्स ऑक्सीमीटर भी अपना उंगली पे लगा के अच्छे से पल्स ऑक्सीमीटर आपको मॉनिटर करना है हर 4-4 घंटे बाद। तो सबसे पहले अगर फीवर है, उसको फीवर पैरासिटामोल से तोड़ा जा सकता है फीवर। अगर पैरासिटामोल से नहीं टूटता तो नई गाइडलाइन जो आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है, नेप्रोक्सन गोली है, वो दे के आप तोड़ सकते हो। अगर खराश है, साथ में आप एंटीटूसिव्स ले सकते हो, कफ सिरप ले सकते हो, जिसके कारण आपका खांसी जा सकती है। साथ में आप कोसे पानी के थोड़ा लुकवार्म वाटर, जो कोसा पानी कहते हैं, गुनगुना पानी है, वो उससे गरारे कर सकते हैं आप, और स्टीम भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज होगी जो चीज घर पे की जा सकती है आराम से। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, 7 दिन तक तो ये पीरियड चलता है। 8वें दिन पे जब साइटोकिन स्टॉर्म आता है, मतलब एक सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तोड़ा जा सकता है फीवर। अगर पैरासिटामोल से नहीं टूटता तो नई गाइडलाइन जो आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है, नेप्रोक्सन गोली है, वो दे के आप तोड़ सकते हो। अगर खराश है, साथ में आप एंटीटूसिव्स ले सकते हो, कफ सिरप ले सकते हो, जिसके कारण आपका खांसी जा सकती है। साथ में आप कोसे पानी के थोड़ा लुकवार्म वाटर, जो कोसा पानी कहते हैं, गुनगुना पानी है, वो उससे गरारे कर सकते हैं आप, और स्टीम भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज होगी जो चीज घर पे की जा सकती है आराम से। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, 7 दिन तक तो ये पीरियड चलता है। 8वें दिन पे जब साइटोकिन स्टॉर्म आता है, मतलब एक सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, तो उस टाइम पे आपका मॉनिटरिंग अगर अच्छी है तो आप बहुत जाने बचा सकते हो। ये वही टाइम है जब आपको स्टीरॉयड की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपकी पल्स ऑक्सीमीटर आपने देखा 8वें दिन तक मॉनिटर अच्छे से करते रहे, तो आपका अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है 94 से नीचे गिरा नहीं, तो आपने उसी वक्त घर छोड़ के अस्पताल का मुंह करना है, अस्पताल की तरफ आपने अपने कदम बढ़ाने हैं।
वहां पर जाके आपका जो फिजिशियन है आपको जांच करेगा। अगर उसको जरूरत पड़ती है कि एक्सरे कराने की जरूरत पड़ती है तो एक्सरे कराएगा। एक्सरे में कोई पैचेस आते हैं लंग्स में तो उसके बाद वो सीटी स्कैन भी करा सकता है। उसके बेसिस पे आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकती है। पैरासिटामोल चल रही है, एंटीटूसिस का सिरप चल रहा है, साथ में अब टाइम वो है अगर आपका 94 से ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है तो स्टीरॉयड देने हैं, वो एक रामबाण है। अगर उस टाइम स्टीरॉयड दोगे तो आपकी जान बच सकती है। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उसी वक्त हॉस्पिटल में जाना है, आपका फिजिशियन को देख के उसने आपको ट्रीटमेंट देगा। घर बैठ के आपने ऑक्सीजन भी नहीं लगानी। अगर उसने देखना जब 94 से नीचे गिरेगी तो आपने हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजन लगानी है। घर पे अगर लगवा रहे हो, अगर हॉस्पिटल बेड फुल है तो आपने अपने फिजिशियन जो डॉक्टर है उसकी देखरेख में घर पे ऑक्सीजन लगवानी है। तो ये सब चीज आपने देखनी है। ये रही आपकी ऑक्सीजन जो सप्लाई, जो अगर आपको सही टाइम पे मिल जाएगी तो आपकी जान बच सकती है। और स्टीरॉइड्स भी अगर सही टाइम पे मिल गए तो आपकी जान बच सकती है। फिर बाद में बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनको कई बार जो मास्क की जरूरत पड़ती है और साथ में आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वो बहुत कम पेशेंट होते हैं। बट हाँ, उस टाइम पे भी स्टीरॉइड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और मॉनिटरिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका इलाज डॉक्टर सही तरह से कर सकता है। धन्यवाद। अब अभी तक भारत में 3 तरह की वैक्सीन है, 3 तरह की। एक कोवैक्सीन, सेकंड कोविशील्ड, थर्ड स्पुतनिक 5। जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक ने बनाई है, जो इंडियन मेड वैक्सीन है। जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, उसने बनाई है, जो फॉरेन बेस्ड कंपनी है। और जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया वाले भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसको। और तीसरी है स्पुतनिक 5, ये रशियन बेस्ड वैक्सीन है। अब बताता हूं कि जो कोवैक्सीन है उसका जो डोज इंटरवल है, फर्स्ट और सेकंड डोज जो 4 हफ्ते के अंतराल में हमको देना पड़ता है। जो कोविशील्ड है पहले 4 वीक्स था, फिर 6 वीक्स हुआ, फिर 8 वीक्स हुआ, फिर अब कह रहे हैं कि 84 डेज के बाद वो सेकंड डोज हम दे सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड डोज का इंटरवल। जो स्पुतनिक 5 है उसका इंटरवल 21 डेज में 3 हफ्ते है स्पुतनिक 5 का। अगर स्पेसिफिसिटी देखी जाए कितनी इफेक्टिवनेस है ये प्रिवेंट करने में, तो जो कोवैक्सीन है वो 81% है। जो कोवैक्सीन है उसकी आप कह सकते, जो कोविशील्ड है उसको आप कह सकते हो 75 to 80% तक है वो इफेक्टिवनेस। और 91% इफेक्टिवनेस है ये हमारी स्पुतनिक 5 जो रशियन बेस्ड वैक्सीन है। और अगर आप बात करते हो कि जो अभी जो मान्यता दी गई है WHO ने वो सिर्फ कोविशील्ड को मिली है, कोवैक्सीन को और स्पुतनिक 5 को मान्यता नहीं मिली। आप फॉरेन ट्रैवल आप नहीं कर सकते अगर आपको कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 लगी है। कोविशील्ड से आप ट्रैवल कर सकते हो। अब मैं बताता हूं कि ये वैक्सीन जरूरी क्यों है देनी। वैक्सीन देने के बाद जो अगर आपकी एंटीबॉडीज आपके ब्लड में है, तो अगर कोई केस कोरोना वायरस का केस या कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर आपके कांटेक्ट में आता है तो आपको अगर इन्फेक्शन हुई भी तो बिल्कुल माइल्ड सी या मिनिमल सी इन्फेक्शन होगी, सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी जिसके कारण आपको जरा ऑक्सीजन देनी पड़े या आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़े। जरा सा नजला हुआ, गला खराब हुआ, थोड़ा सा फीवर हुआ, होके निकल गया, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अपने जो सेकंड वेव में भी हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आए जिनको वैक्सीन लगा हुआ था उनको माइल्ड सी इन्फेक्शन हुई, थोड़ी सी फीवर हुआ, थोड़ा सा गला खराब हुआ, थकावट हुई और निकल गए। जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी वो ही पेशेंट थे, वो ज्यादा पेशेंट थे जिनको ऑक्सीजन की देनी पड़ी और साथ में आपको वेंटिलेटर देना पड़ा। तो वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, ये जब हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है तो अपने जो सेकंड वेव में भी हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आए जिनको वैक्सीन लगा हुआ था उनको माइल्ड सी इन्फेक्शन हुई, थोड़ी सी फीवर हुआ, थोड़ा सा गला खराब हुआ, थकावट हुई और निकल गए। जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी वो ही पेशेंट थे, वो ज्यादा पेशेंट थे जिनको ऑक्सीजन की देनी पड़ी और साथ में आपको वेंटिलेटर देना पड़ा। तो वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो वर्क कैसे करता है।
ये देखो, जब हम फर्स्ट डोज देते हैं और सेकंड डोज देते हैं, जब सेकंड डोज के 2 हफ्ते बाद कोई भी वैक्सीन है, पाए कोवैक्सीन, कोविशील्ड या फ्लूमिन भाई, उसके 2 डोज लगे, उसके सेकंड डोज के 2 हफ्ते बाद सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी लेवल अचीव होता है ब्लड में, जो आपको सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि जब आपको 2 हफ्ते बीत जाते हैं तो उसके बाद एंटीबॉडीज लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, जिसके कारण आपको सुरक्षा मिलती है, जो एंटीबॉडीज लेवल बढ़ जाते हैं। होता क्या है, कोई चाहे कोवैक्सीन है जो इनएक्टिवेटेड जो चाहे इनएक्टिवेटेड वायरस जा रहा है, जस्ट स्पाइक प्रोटीन्स आपके पास जा रही है, या एमआरएनए फॉर्म में जा रहा है या डीएनए फॉर्म में जा रहा है, वो आपके बॉडी में जब जाता है तो आपको एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीजन गया, एंटीबॉडीज बनी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, एंटीबॉडीज बनी। एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो आपको सुरक्षा प्रणाली प्रदान करती हैं। उसमें बी सेल्स होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको सुरक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। तो आपको अगर कोई दोबारा आपके पास वायरस केस जब एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहता है तो उसको आप सुरक्षा आपको है तो आप बच सकते हो। तो ये इनकी सबका जो म्याद है कम से कम 4 to 6 मंथ्स तक एंटीबॉडीज रहती हैं, और कुछ कह रहे हैं कि 6 मंथ से 1 साल तक भी आपके अंदर एंटीबॉडीज रहती है, जो आपको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो अभी ये वैक्सीन तो एक चीज एकमात्र है, उपाय है, बट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मास्क, नाक और मुंह अच्छे से कवर करके, सोशल डिस्टेंसिंग, अभी भी 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी, हैंड हाइजीन, हर आधे घंटे में 20 सेकंड तक आप हैंड वॉश करते रहो सोप से, जहां आप जो आपको कोई भी मिलता है उसके साथ आप कर सकते हो, स्क्रब रब कर सकते हो। तो आपने सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है साबुन। अगर साबुन नहीं है तो आप कोई और हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हो, नहीं तो सोप इज बेस्ट। उसके बाद मैंने बताया कि जो वैक्सीन है, 4 चीजें हैं, रामबाण है, जो आपको है तो आपको सब बचा है। धन्यवाद।